आप सभी को नमस्कार। सभी आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आपका ये नया साल काफी अच्छा रहे। हम इसी उम्मीदों के साथ और हम नए साल में भी आपको इसी प्रकार से अपडेट करते रहे। जैसा कि आप जानते हैं 4 बज चुके हैं और ये समय प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर के लिए समय पर सर हैं और सर को आज हम नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ उन्हें भी हम जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आप लोग भी जो शुभकामना है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिए ताकि हम उसको डिस्प्ले करें और हम आपके कमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले भी करेंगे। जैसा कि आपको कल सर ने बताया है कि आज जो है उनका व्याख्यान जो है वो ओपीडी लेवल पर पंचकर्म पे है। तो मैं सर को यहाँ स्ट्रीम में आमंत्रित करता हूँ और सर के स्लाइड को भी शेयर करता हूँ। सर आपको पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आयुष थैंक दर्पण की तरफ से। नया यू। साल नए साल की भी शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि आज अधिक से 29 लोग जुड़ गए सर। लाइव होते ही देखिए 29 लोग आ गए हैं। तो आप सभी का प्यार है और सर बिल्कुल समय पर है। मैं सर की जो है वो लाइव स्ट्रीम ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। जी सर नमस्ते। थैंक यू नवीन जी। जैसा कि आपने कहा, नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। हम निरंतर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, इसका प्रयास हमेशा हमारा रहेगा। कई लोग पंचकर्म का नाम सुन करके ये सोचते हैं कि इसको हम नहीं कर सकते, इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत जगह लगती है। मैं ऐसा आपको बताऊं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। पंचकर्म को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो आभ्यंतर पंचकर्म और एक बाह्य पंचकर्म। बाह्य पंचकर्म करने में न तो किसी परहेज की आवश्यकता है, न किसी पूर्व कर्म की आवश्यकता है, न पश्चात कर्म की आवश्यकता है और न बहुत ज्यादा साधन सुविधाओं की आवश्यकता है। एक शिरोधारा टेबल और अभ्यंग टेबल, एक थोड़े बहुत बर्तन, तवे, उड़द की दाल, ऑयल्स, ये होना जरूरी है। न तो पेशेंट को भर्ती करने की आवश्यकता है और ये स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मूर्ध तैल। मूर्ध का मतलब होता है शिरा प्रदेश। शिरा प्रदेश में विधिवत तैलों का धारण करना मूर्ध तर्पण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, शिरा प्रदेश ये ब्रेन इसके अंदर है शराब में, और ब्रेन के द्वारा ही हमारा शरीर कंट्रोल होता है। यदि ब्रेन हमारा मजबूत रहेगा तो अनेक प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हो भी गई है तो उनका चिकित्सा भी हो पाएगा। आचार्य सुश्रुत ने मूर्ध तर्पण के 4 भेद बताए। पहला अभ्यंग, दूसरा है सेक, शिरोह सेक, धारण, और चौथा वस्ति। अभ्यंग से पिछवा, वस्ति से चतुर्भ्रम, 4 प्रकार के मूर्ध तर्पण का उल्लेख आचार्य वाग्भट ने किया है। आइए सबसे पहले अभ्यंग, शिरो अभ्यंग। शिरा प्रदेश में एक विशिष्ट विधि के द्वारा अभ्यंग करना शिरो अभ्यंग कहलाता है। ये शिरा से संबंधित सारे रोगों के लिए लाभप्रद है। खासतौर से जो सेंस ऑर्गन्स है उनको ये मजबूत बनाता है। निरंतर अभ्यंग करने से बाल झड़ते नहीं है, सफेद भी जल्दी नहीं होते, इसलिए अभ्यंग हमेशा हमको करना चाहिए। बाल हमारे अच्छे ब्लैक, लॉन्ग, डीप हो जाते हैं। अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस भी है तो अभ्यंग के माध्यम से हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अभ्यंग करने से बढ़िया साउंड स्लीप आती है, हैप्पीनेस आती है और जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन सब में इनका प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंग जो है
आज आधुनिक जगत में आजकल के बच्चे गृह प्रदेश में तेल नहीं लगाते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद ही बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अभ्यंग एक बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा है। अभ्यंग निश्चित रूप से हमको पेशेंट में करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा है शिरोधारा। कंटिन्यू फ्लो ऑफ द ऑयल ऑन द फोरहेड। फोरहेड में लगातार काढ़े के माध्यम से, दुग्ध के माध्यम से, छाछ के माध्यम से, तेल के माध्यम से धारा डालने को प्रक्रिया को शिरोधारा कहते हैं और ये बड़ी फेमस चिकित्सा है। आजकल जितने भी 5 स्टार होटल हैं उनमें भी शिरोधारा होता है और शिरोधारा से हम बहुत जल्दी पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत ही उपयोगी है, जैसे फेशियल पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया। मेंटल डिसऑर्डर्स में भी बहुत उपयोगी है, जैसे अपस्मार, उन्माद, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और शिराशूल, शिरा प्रदेश में दाह की अनुभूति, माइग्रेन, नींद नहीं आ रही हो जिनको, ऐसे व्यक्तियों को शिरोधारा कराना चाहिए। शिरोधारा कराने से जैसे मैंने पहले बताया, बाल नहीं झड़ते और जल्दी सफेद बाल भी नहीं होते। शिरोधारा एक बड़ी फेमस चिकित्सा है और बहुत अच्छी चिकित्सा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक पट्टी हमने बांधी हुई है फोरहेड में, ताकि तेल जो है आंख के ऊपर ना आए। धारा की जो दूरी है वो 4 अंगुल होना चाहिए और ये कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। शिरोधारा के माध्यम से तेल एकत्रित होगा, उसको थोड़ा सुकोष करके पुनः धारा पात्र में डाल करके निरंतर शिरोधारा का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले रोगी का बाह्य अभ्यंग करा दें और धारा टेबल में उसको लेटा दें कंफर्टेबली। सिलेक्टेड जो द्रव्यों के माध्यम से हम धारा कराना चाहते हैं उनका सिलेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू डिसीज। चक्र है या तैल है या दुग्ध है या क्वाथ के माध्यम से आपको शिरोधारा करना है, उसको धारा पात्र में डाल दें और फिर इसके बाद धारा पात्र में अंगुष्ठ, ये जो छोटी अंगुली है, छोटी अंगुली है, उसके प्रमाण का छिद्र उस बर्तन में होना चाहिए और फिर उसमें एक हम धागा लटका देते हैं ताकि शिरोधारा है उसकी धारा अच्छी प्रकार से निरंतर गिरती रहे, इसका हमको प्रयास करना है। धारा हमेशा 4 अंगुल ऊपर से गिरना चाहिए और जो लिक्विड द्रव निकल रहा है धारा पात्र से उसको पुनः कलेक्ट करके गर्म करें और फिर उसमें डालें। धारा शिरोधारा 8 और 9 के बीच में करना ज्यादा उचित होता है। धारा कल्प एक किताब है, उसके अनुसार अगर वातज डिसऑर्डर्स हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो तो शिरोधारा लगभग 10,000 मात्रा तक करना चाहिए। एक चुटकी बराबर 1 मात्रा या 1 अक्ष बराबर 1 मात्रा, ऐसे 100 व्यक्तियों में देखा गया, मात्रा काउंट की गई, 10,000 इक्वल टू 50 to 55 मिनट्स। पैतृक रोगों में 8,000 मात्रा अर्थात 40 से 45 मिनट और कफज रोगों में 30 से 35 मिनट तक शिरोधारा करना चाहिए। पर मेरे प्रैक्टिकल के अनुसार मैं कह सकता हूं कि अगर 45 मिनट भी आप शिरोधारा करते हैं तो अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकता है। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए, इसका ध्यान हमको जरूर करना। अब रोगानुसार जो धारा कल्प हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, वेद रसायन कल्प
इसमें मेद रसायन द्रव्य जैसे शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मध्यस्थी, इनके डिकॉक्शन का काढ़े का प्रयोग करते हैं। 2 लीटर काढ़ा आप बना लीजिए। अमलकी काढ़ा का भी प्रयोग हम मेंटल डिसऑर्डर्स में करते हैं। इस तरीके से मेद रसायन कल्प के बारे में आपको जानना चाहिए। मेडिकेटेड मिल्क कल्प, दूध के द्वारा शिरोधारा। अगर इस दूध को सुडंग पानी से या उशीरादि ड्रग से सिद्ध कर दें तो पित्तज विकार के लिए ये बहुत अच्छा है। जब सिरा पैतृक शिराशूल हो, दाह हो, जलन हो, ऐसी अवस्था में मेडिकेटेड मिल्क कल्प का प्रयोग हम करते हैं। धारा सामान्यतः आमल की 1 लीटर, आमल की काढ़ा 1 लीटर और छाछ 1 लीटर दोनों को मिला देते हैं और सुखोर्स करके सिरा प्रदेश में, जैसा मैंने पीढ़ी बताई, धारा का प्रयोग किया जाता है। ये मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। सिद्धार्थक स्नान जो कुष्ठ में वर्णित है, मुस्तमदलम त्रिफला करंज आरगवध कलिंग यवाह धारवी सप्तपर्णा, इनका काढ़ा बना लीजिए। मान लीजिए 1 लीटर काढ़ा बनाया तो 1 लीटर छाछ इसमें मिला लीजिए। मिला करके जब 2 लीटर हो जाएगा पूरे चरहा प्रदेश लगाकर पूरे शरीर में शिरोधारा करना चाहिए, सर्वांग धारा करना चाहिए। धारा करने के पहले दाल मोगरा तेल से या करंज तेल से वाह्याभ्यंग हल्के हाथ से करें और उसके बाद ये सर्वांग धारा करना चाहिए। और ये खास तौर से सोरियासिस के लिए बहुत उपयोगी है, उसको हम किटिव कहते हैं या एक कुष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठ धारा जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए होती है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। कैसे धारा का निर्माण करते हैं? 100 ग्राम आप मुस्तक ले लीजिए, 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी। धीरे धीरे पकाइए, जब दूध शेष रह जाए तब तक ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद जब पूर्ण रूप से दूध ठंडा हो जाए उसमें थोड़ा दही मिला दीजिए, पात्र में रख दीजिए। प्रातःकाल देखेंगे वो दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस दही में 1 लीटर आमल की काढ़ा डाल करके और अच्छी तरह इसको मथ लीजिए, तैयार कर लीजिए। और ये शिरोधारा आलित्य पालित्य के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। ज्यादातर मैंने देखा है अमल की काढ़ा ले लेते हैं और उसमें शक्कर मिला करके धारा करते हैं, लेकिन उतना लाभ उसमें प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में धन्वंतरी तैल, महानारायण तैल, दशमूल तैल, महामास तैल, प्रसारणी तैल का प्रयोग हम करते हैं। और मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए और हाइपरटेंशन के लिए चंदन वाला लाक्षादी तैल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ उदाहरण, एक क्लॉथ का पीस ले लेते हैं या स्पंज का पीस लेकर के डेडिकेटेड ऑयल में डिप करके और ब्रह्मांड में रखना चाहिए और इसको ऊपर कमल का पत्र या एरंड पत्र को रख करके बांध देना चाहिए और ऊपर थोड़ा छेद कर देना चाहिए ताकि बार बार हम तेल को उसमें डाल सकें। ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। मैं तो कहूंगा शिरोधारा से ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसको 6 घंटा 12 घंटे तक धारण कर सकते हैं, तब तक चाहे धारण कर सकते हैं। जो धारण हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके करने से एलोपेशिया, हेयर फॉलिंग, क्रैक्स ऑफ स्किन ऑफ द हेड, अगर सिरा प्रदेश में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब, स्टिफनेस ऑफ आईज, मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब में धारण का उपयोग बहुत ही अच्छा है। इसका धारण काल वही है जो शिरोधारा में बताया था। मातज व्याधियों में 10,000 मात्रा अर्थात 50 से 55 मिनट, प्रत्येक व्याधियों में 8,000 मात्रा अर्थात 40 से 45 मिनट, और कफज व्याधियों में 6,000 मात्रा अर्थात 30 से 35 मिनट तक धारण करना चाहिए। शिरोवस्ती, शिरोवस्ती में 12 अंगुल सरकमफ्रेंस का
9 इंच गहरा और 12 इंच चौड़ा लंबाई इस आकार का एक कैप बनाते हैं, रबर का या लेदर का, और इसको विधिवत सिरा पर्दे से बांध करके और उसमें तेल डालते हैं। रोगी को आराम से चेयर में बिठा दें। आवश्यक कार्य करने के पश्चात फिर उसको लेदर को या कैप को या रबर कैप को अच्छी तरह बेल्ट के माध्यम से बांध दें। बांधने के पहले एक पट्टी लगा दें और उसके ऊपर बैग रखें और अंदर जो छिद्र बचे रहते हैं उनको उड़द दाल के द्वारा चारों तरफ लेपन कर देना चाहिए ताकि तेल जो है वो बाहर न निकल सके। उसके बाद थोड़ा से ऑयल गरम करते हैं, कुनकुना करते हैं और धीरे धीरे किनारे किनारे माध्यम से डालते हैं। लगभग 2 अंगुल ऊंचा तक, वर्टेक्स से 2 अंगुल ऊंचा तक तेल को भरा जाता है। तेल हमेशा कुनकुना रहे इसकी व्यवस्था करते हैं और इसका भी धारण काल वैसा ही है जैसा कि हमने शिरोधारा में बताया था। लेकिन जब नासास्राव होने लगे, अतिशय जैसा अनुभव होने लगे, तब ये जो सरोवस्ती का क्रम है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरा पोता आया हुआ है, यहाँ धूम मचा रहा है, प्लीज जाइए। अक्षी तर्पण, अक्षी तर्पण में आंखों के चारों तरफ उड़द दाल के आटे का एक घेरा बनाते हैं 2 अंगुल ऊंचा और उसमें घृत या ऑयल भरा जाता है। रोगी को पूर्वक लिटा देते हैं कंफर्टर पोजीशन में और 2 अंगुल ऊंचा आप घेरा बनाते हैं और उसमें मेडिकेटेड घृत डाला जाता है। ज्यादातर तो पतला घृत से अक्षी तर्पण किया जाता है, लेकिन रोगानुसार और दोषानुसार अलग अलग घृत को निर्माण करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकाल करके गर्म करके उसको मिलाते रहे ताकि सुकोष रहे। और इस अक्षी कर्म करने के पश्चात हल्का से धूम्रपान भी और तर्पण की क्रिया जरूर करना चाहिए। धारण काल कितनी देर तक ये अक्षी वस्ती हम कर सकते हैं, अक्षी तर्पण कर सकते हैं, उसमें अलग अलग रोग अनुसार धारण काल की मात्रा बताई गई है, लेकिन सामान्यतः 3 से 5 मिनट तक अक्षी वस्ती को करना चाहिए, अक्षी तर्पण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ पहुंचता है। आतश रोग हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो आंख के, तो तर्पण डेली करना चाहिए। पित्त विकार हो तो 1 दिन के अंतर से करना चाहिए और कफज विकार हो तो 2 दिन के अंतर से करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों में भी 2 दिन के अंतर से अक्षी वस्ती करना चाहिए। अक्षी तर्पण करने के पश्चात प्रसादन फुटपाक आंखों में रखना चाहिए, इससे शीतलता उत्पन्न होती है और पेशेंट को अच्छा लगता है। किसमें किसमें अक्षी तर्पण करा सकते हैं? तो आंखों में जलन हो तब, रफनेस, स्टेफनेस ऑफ द आई डिसीजेज या वातज पित्त रोग हो आई में, लॉस ऑफ सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड से स्राव कम आए, आंसू कम आए, ग्लोकोमा, ऑप्टिक नर्व डिजेनरेशन एंड विजन लॉस। ऑप्टिक डिजेनरेशन में मैंने बहुत काम किया है और बहुत अच्छा इसका लाभ देखा गया है और ये सब ओपीडी लेवल में आप सब कर सकते हैं। इसमें कोई अभ्यंतर औषधि हम नहीं लेना है, न कोई रिस्क उठाना है। ये सब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है और इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर तर्पण, अक्षी तर्पण प्रॉपर हुआ है तो कैसे परीक्षण करेंगे? जब हम अच्छी ब्राइट थिंग्स को देख सके और आंखों में हेल्दीनेस लगे, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली हम देख पाए, आंखों में लघुता की उत्पत्ति हो, तो समझ लीजिए
पर तर्पण हुआ है। ज्यादा तर्पण हो गया तो प्लूराइटिस, पिचिलता इन आइज, कफज रोग और आइज, आंखों में कफज रोग हो सकते हैं अगर अधिक मात्रा में अधिक देर तक, क्योंकि 3 से 5 मिनट इज सफिशिएंट। और जब हम घृत को भरते हैं उड़द दाल के टैंक में, तो आंखों को भी खोलना और बंद करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव अंदर तक पहुंच जाए। नासा तर्पण प्रतिदिन नासा के माध्यम से, नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से 4-4 बूंद तेल को डालना चाहिए। अभी आप गांव में देखें, हमारे बुजुर्ग लोग तिल तेल हमेशा 4-4 बूंद दोनों नासा में डालते हैं। इसके डालने से जो आगे नासागत व्याधियां होती हैं वो कम होंगी या नहीं होंगी। कर्णपूरक, ये भी एक नित्य प्रतिदिन करने की प्रक्रिया है। इसको दिनचर्या में हमें सम्मिलित करना चाहिए। डेडिकेटेड लूपवॉर्म ऑयल कानों में 4-4 बूंद की मात्रा में दोनों कानों में डालना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी है वातज रोगों के लिए। tinnitus जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, कानों में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आप तेल नित्य प्रति डालते हैं कान में तो निश्चित रहे ऐसी व्याधियां नहीं होंगी। इसके अलावा गर्दन और जा, नेक और जा में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, दर्द होता है, वेदना होती है, वो भी इसमें आराम मिलता है। डेफनेस बहुत लेट होती है, बहरापन नहीं आता। इसके अलावा नेक और हेडेक, नेक में वेदना या हेडेक होना, ये भी इससे ठीक होता है। आंखों के जो कर्ण रोग नहीं होते, कानों के रोग नहीं होते, कुछ मेडिकेटेड ऑयल है जिनको हम नित्य प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे निर्गुंडी तैल, बिल्व तैल, अपामार तैल, हिंगू तैल। इनका प्रयोग 4 से 6 बूंद की मात्रा में करना चाहिए। इसका धारण काल है 30 से 32 सेकंड। आप ऑयल डाल करके फिर कॉटन इसमें रख दें, सिर्फ 30 और 32 सेकंड के लिए, उसके बाद कॉटन आप निकाल सकते हैं। गंडूस, कवल धारण, ये हम लोग बहुत कम करते हैं, कईयों कहेंगे करते ही नहीं, लेकिन आप साउथ में जाएंगे, प्रत्येक चिकित्सालय में कवल और गंडूस बहुतायत में मिलता है। गंडूस का तात्पर्य है कि मेडिकेटेड स्नेह या डिकॉक्शन इतना मुंह में भर ले उसको हिलाया डुलाया ना जा सके, उसको गंडूस कहते हैं। और कवल में जो द्रव घुमाया फिरा जा सके, जिसको हम कुल्ला करना कहते हैं, वो कवल है। बड़ी उपयोगी है। भागवत जी ने 4 प्रकार के गंडूसों का उल्लेख किया है। स्निग्ध गंडूस, ये वातज रोग के लिए श्रेष्ठ है। इसमें मूर्छिल तिल तैल, नारायण तैल, दशमूल तैल का गंडूस कराना चाहिए। जो लगातार पान का सेवन करते हैं, लगातार गुटखा का सेवन करते हैं, उनकी जब मुख की मसल्स हैं वो रिजिड हो जाती है, मुंह नहीं खुल पाता, ऐसी अवस्था में स्निग्ध गंडूस कराना चाहिए। शमन गंडूस, पैतृक रोगों में, पैतृक दोष में शमन गंडूस कराया जाता है, जैसे षडंग पानी के माध्यम से, चंदन वाला लाक्षारी तेल के माध्यम से, या मेडिकेटेड मिल्क, षडंग पानी से सिद्धित मिल्क, इससे जो गंडूस किया जाता है उसको शमन गंडूस कहते हैं। तीसरा है शोधन गंडूस। जब कफ के विकार होते हैं, गले में खरखराहट होती है, ऐसी अवस्था में मधुअष्टि का काढ़ा या पंचकोल के डिकॉक्शन के माध्यम से शोधन गंडूस किया जाता है। इसको लगातार 15 दिन करें, आप देखेंगे आपको बहुत अनपेक्षित आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथा होता है रोपण गंडूस। जब गम्स की व्याधियां हो जाती हैं, खून निकलने लगता है, कई बार पस निकलने लगता है, ऐसी अवस्था में रोपण गंडूस का प्रयोग करना चाहिए। यह है पंचवल्कल डिकॉक्शन। इसका धारण करें और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कवल ग्रह मैंने आपको बताई, वह प्रोसेस है जिसको हम इधर उधर मुंह में घुमा सकें और फिर बाद में हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से कवल और गंडूस का भी प्रयोग हमको अपनी ओपीडी लेवल में प्रैक्टिस में करना चाहिए।
इससे हमारे जाँ मजबूत होते हैं, वॉइस अच्छी होती है, टोनोसिटी और पावर ऑफ मसल्स, माउथ में जो मसल्स होती हैं उनमें टोनोसिटी और पावर ये दोनों बढ़ता है। इससे खाने में टेस्ट बढ़ता है, फूड की इच्छा होती है, भूख की इच्छा होती है और ये थ्रोट का जो सूखापन है उसको दूर करता है। और आपने देखा होगा कई लोगों के होंठ फट जाते हैं। गंदू धारण करने से क्रैकलिंग में भी लाभ होता है। जैसा पहले बताया कि टीथ और गम्स ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाते हैं, इसलिए गंडूस और कवल को ओपीडी लेवल में करना चाहिए। एक चिकित्सा है मास्टिस्ट, ये सुश्रुत ने वर्णन किया है। साउथ में इसका बहुत प्रयोग होता है, जिसको हम सिरोलेपन कहते हैं, सिरोलेपन। सुश्रुत ने कहा है अनेक प्रकार के औषधियों से युक्त खीर आदि का निर्माण करें, तल्क का निर्माण करें और उसको शिरा प्रदेश में लगाएं। एक घंटे धारण काल बताया गया है और कम से कम 1 अंगुल मोटा टेप लगाना चाहिए। लेकिन जो प्रचलित है, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं और हर जगह प्रयोग होता है, जो अच्छी तरह पंचकर्म करते हैं, वो है अमल की कल। करीब आधा किलो आंवला ले लीजिए और आधा लीटर छाछ उसमें डाल करके इसको अच्छी तरह पका लीजिए। दोला यंत्र विधि से भी आप आंवले को सिद्धित कर सकते हैं। जब छाछ खत्म हो जाए तो उसको ठंडा होने दीजिए, उसकी बीजा निकाल लीजिए और हाथ से अच्छी तरह मसल करके कल को तैयार कर लीजिए और इस कल का लेपन पूरा सिरा प्रदेश में 1 अंगुल मोटा करना है। एक इसका धारण काल 1 घंटा है, 1 घंटे तक धारण करना चाहिए। अगर लेप अच्छी तरह लगाना है सिरा प्रदेश में, तो बालों को कटवाना पड़ेगा, या तो छोटे करा लीजिए या मुंडन करा लीजिए। इससे खालित पालित और मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें अत्यधिक लाभ पहुंचता है। इसका प्रयोग आप 21 दिन करें और 21 दिन करने के बाद 21 दिन ना करें, फिर 21 दिन 2 कोर्स करें और साथ साथ में चमेली तेल का या ब्राह्मी तेल का नस्य भी करें 4 बूंद की मात्रा में। तो खालित पालित में 100% आपको इस मस्तिष्क क्रिया से लाभ आपको प्राप्त होगा। आजकल खालित पालित के पेशेंट बहुत आते हैं। इसका प्रयोग आप जरूर करें, ना इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ना इसका कोई महंगा ट्रीटमेंट है। अवकाश वेद, अवकाश वेद के अंतर्गत मेडिकेटेड डिकॉक्शन या मेडिकेटेड ऑयल को टब में भरा जाता है सुकोष और उसमें रोगी को बैठाया जाता है 1 घंटे तक और इतना द्रव भर दें कि गले तक द्रव आ जाए। इसको अवकाश वेद कहा जाता है। इसको टब बाथ भी आप कह सकते हैं। साउथ में मैंने देखा है केरला में 2-2 क्विंटल ऑयल अवकाश वेद के लिए कलेक्ट किया जाता है और इससे बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तो उपयोगी होते ही है, साथ में शरीर की ताकत को बढ़ाता है और त्वचा की जो लश्यर है, त्वचा में जो चमक है, वो इससे उत्पन्न होती है। तो अवकाश वेद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्किन डिसीज का हो पेशेंट है, मंजिष्ठादि क्वाथ बना लीजिए, नीम पत्र का काढ़ा बना सकते हैं। आम बात का पेशेंट है तो पंचकुल का काढ़ा बना दीजिए। संधिवात का है तो दसून काढ़ा और टब में भरिए और उसमें अभ्यंग करने के बाद रोगी को बैठाएं। इसको बोलते हैं अवकाश वेद। उद्वर्तन, उद्वर्तन भी एक विशेष चिकित्सा है। ये साउथ के अंदर आप देखें हर आदमी करता है, हर चिकित्सालय में बड़े विधिवत की जाती है। अपने यहाँ कोई करता भी है तो 5 मिनट उद्वर्तन कर देगा, उससे लाभ नहीं मिलता है। कम से कम 45 मिनट तक उद्वर्तन करना चाहिए। उद्वर्तन का मतलब है प्रतिलोम गति से अभ्यंग करना, थोड़ा हल्के दबाव से। बहुत ज्यादा दबा देकर के यदि प्रतिलोम गति से उद्वर्तन करेंगे तो कभी कभी बाल तोड़ हो सकता है। तो ये ध्यान रखें जब आप उद्वर्तन करते हैं। आचार्य चरक ने उद्वर्तन को शरीर परिमार्जन कहा है।
शरीर परिमार्जन शब्द को आगे जाके चक्रपाणि ने शरीर परिमार्जन को उद्वर्तन कहा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार का उद्वर्तन प्रचलित है। स्निग्ध उद्वर्तन, इसमें अश्वगंधा, शतावरी, मलहठी, समाजबी चूर्ण जो ब्रह्मण द्रव्य हैं, उनके माध्यम से जो उद्वर्तन किया जाता है उसको स्निग्ध उद्वर्तन कहते हैं। और ये इनिशिएशन में, मायोपैथीज में, वंशगत व्याधियों में, मानसिक क्षय में इसका प्रयोग किया जाता है। रूक्ष उद्वर्तन, इसमें पंचकोल चूर्ण, प्रकट चूर्ण, प्रफला चूर्ण, इनके माध्यम से रूक्ष उद्वर्तन करते हैं। और ये खास तौर से ओबेसिटी में, आम बात में या शोथ रोग में रूक्ष उद्वर्तन करना चाहिए, इससे बड़े लाभ होते हैं। सुश्रुत ने उद्वर्तन के 4 भेद बताए। उद्वर्तन सम प्रेशर, थोड़ा प्रेशर दे करके, उद्घर्षण सफिशिएंट प्रेशर से, और उत्सादन वेरी लाइट प्रेशर। उद्वर्तन में विमलापन होता है, वे तो विलयन होता है, दोष के कफ दोष में खास तौर से उद्वर्तन रूक्ष उद्वर्तन है, इसको रूक्ष उद्वर्तन कह सकते हैं। उद्घर्षण, उद्घर्षण में रूक्ष द्रव्य जैसे ईंटा का चूरा, इसके द्वारा जो उद्वर्तन किया जाता है थोड़ा प्रेशर लगा करके, उसको उद्घर्षण कहते हैं। और उस साधन को उपटन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हल्दी को घृत में मिला करके और उपटन लगाया जाता है, उससे स्किन का लश्चर अच्छा होता है, भूरापन उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात है कि त्वचा में जो रंध्र है, छिद्र है, वो ओपन होते हैं, और उससे जो अनवांटेड मटेरियल है वो श्वेत के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, इसको भी हमें ओपीडी लेवल में करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मेदो धातु का विलयन करते हैं, अब तो उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ चिकित्सा है। शरीर में जो उपस्थित मांसपेशियां हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें मजबूती आती है, स्किन में टेक्सचर इंप्रूवमेंट होता है, और इससे माइक्रो सर्कुलेटरी चैनल्स जो स्किन के हैं वो ओपन होते हैं, वात दोष का शमन होता है, इससे रसाग्नि तीव्र होती है, और जिसकी वजह से स्किन से अब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ जाती है, पूरे शरीर में लाघवता की अनुभूति होती है, और श्वेत के माध्यम से अनेक प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, और इससे रोगी को अच्छी नींद आती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इससे बिल्कुल ठीक होते हैं। न्यूरोपैथी में भी उद्वर्तन का लाभ अत्यधिक देखा गया है। कटिबस्ती, कटि प्रदेश में उड़द दाल के आटे का घेरा बनाते हैं 2 अंगुल ऊंचा, और उसमें ऑयल भरा जाता है, उसको कटिबस्ती कहा जाता है। आवश्यक कार्य प्रातःकाल के करने के पश्चात रोगी को प्रोन पोजीशन में बिठा दें कंफर्टेबली, और फिर एक सर्कल उड़द दाल के आटे का बनाए, कटी के पीछे लंबो सर्कुलर रीजन में। आजकल रबरिंग भी आ गई है, उनके माध्यम से भी आप कटिबस्ती कर सकते हैं। फिर जब टैंक बन जाए उड़द दाल का, तो उसमें लूक और मेडिकेटेड ऑयल धीरे धीरे डालते हैं, स्पून के माध्यम से या कॉटन के माध्यम से, और टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा तेल निकाल के गर्म करते जाएं और फिर डाल सकते हैं। इसका धारण काल है 45 मिनट। उड़द जब 45 मिनट हो जाए तो उड़द दाल के कल को निकाल दें और अच्छी तरह मसाज करें सर्कुलर मैनर में, और ये 7 से 21 दिन तक लगातार पेशेंट की उपलब्धता के आधार पे या रोग की अवस्था के आधार पे आप कटिबस्ती आप दे सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, बेनिफिट्स, ये सियाटिका में बड़ा लाभप्रद है।
किसी कारण से बैकएक हो रहा हो, उसमें भी बड़ा लाभप्रद है। स्पॉन्डिलोलिटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में और पृष्ठशूल में इसका प्रयोग करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ऑयल, नारायण तेल, महामास तेल, दशमूल तेल, धन्वंतरी तेल, इनका प्रयोग हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस, सियाटिका आदि में करना चाहिए। जो कटिगत वात है, जहाँ वात प्रमुख रूप से प्रकोपित है, वहां पर इन ब्रह्मण तैलों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आम बात हो, आउट हो, ऐसी अवस्था में विषगर्भ तैल, सैन्यवादी तैल या निर्गुंडी तैल का प्रयोग करना चाहिए। इतना हमको ध्यान में रखना है। तो ही मैंने अक्सर देखा है कि जो कोई भी तेल है उसका एप्लीकेशन प्रारंभ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसीज तैलों का चयन हमको करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा होता है। ग्रीवावस्थी, ग्रीवा के पृष्ठभाग में स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ग्रीवावस्थी का लॉन्गिट्यूडनल एक को उड़द दाल के आटे का घेरा बना करके और उसमें ऑयल डाला जाता है। इसके धारण करने से जो वर्टिब्राओं में आपसी घिसावट होती है, जिसमें कटकट की आवाज आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसमें बहुत जल्दी आराम होता है। और इसकी वजह से गर्दन में होने वाला पेन या चक्कर जो आते हैं, झुंझुनाहट होती है हाथों में, बड़ी जल्दी आराम होता है। इसको करने के लिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा दीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में। चीक के आसपास पिलो रख दीजिए ताकि रोगी को कष्ट न हो। और जैसा मैंने बताया, सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर उड़द दाल पेस्ट के माध्यम से तैयार कर लें और उसमें ल्यूकवार्म मेडिकेटेड ऑयल इसमें डालें। जैसा मैंने बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो महामास तेल, महानारायण तेल और जैविक अश्वगंधा बल आदि तेल जो ब्रह्मण कार्य करते हैं, उन तेलों का प्रयोग करना चाहिए। अगर रूमेटॉइड हो तो उसमें निर्गुंडी तेल, विषगर्भ तेल, इनका प्रयोग हमको करना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें। इसका भी धारण काल 45 मिनट है। 45 मिनट हो जाए, उसके पश्चात पेस्ट को निकाल दें और हल्के हाथों से अच्छी तरह मालिश करें। इसको हम 7 से 21 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। रोगी की व्यवस्था अनुसार, रोगी बल को देख करके आप ये मात्रा निर्धारित कर सकते हैं कितने दिन तक हमको कटिबस्थी कराना है। ये विशेष रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नेक रीजन, सर्वाइकल पेन एंड इंटरवर्टिब्रल स्पेस रिडक्शन, जब स्पेस का रिडक्शन होता है उस अवस्था में भी ये बहुत ही लाभप्रद है। लॉर्डोसिस इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, इस अवस्था में भी आप ग्रीवावस्थी का प्रयोग करें, इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जानुभवस्थी। पेशेंट को आराम से बैठा करके या लिटा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। उड़द दाल के माध्यम से जानु प्रदेश में चारों तरफ एक गोलाकार सर्कल बनाते हैं उड़द दाल आटे के माध्यम से और उसमें ल्यूकवार्म मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करे रहते हैं। इसका भी धारण काल 45 मिनट है। 7 से 21 दिन तक आप कर सकते हैं। पेस्ट को निकालने के बाद जब 45 मिनट हो जाए तो पेस्ट निकाल करके सर्कुलर मिरर में अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना चाहिए और उसके पश्चात पत्रपिंड करना चाहिए। हमेशा जानुभवस्थी, ग्रीवावस्थी, इट शुड बी फॉलोड बाय द पत्रपिंड, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। जानुभवस्थी 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो लिटा करके, लिटाने से प्रोन पोजीशन में नहीं बल्कि पेट केवल लिटा दें तो जानु का पिछले भाग फ्लैट वहां कर सकते हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। और या सामने भी आप कर सकते हैं। तो 7 दिन सामने से करें, 7 दिन पीछे से करें, तो पेशेंट को अत्यधिक लाभ होता है। ये खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी टाइप ऑफ पेन इन नी जॉइंट, इन सब में आप करा सकते हैं। ये देखिए,
ये पृष्ठभाग से हम कर रहे हैं। ऐसा 7 दिन करिए और 7 दिन के बाद आप सामने से भी आप घेरा बना करके और ध्यान का प्रयोग करें। फॉलोड बाय द पत्र पर निश्चित, इसके बाद तत्काल पत्र पर निश्चित करें। आप देखेंगे पेशेंट को तत्काल आराम मिलता है, रोगी उठने बैठने में समर्थ हो जाता है, खटखट की आवाज आना बंद हो जाती है। हृदयवस्ती, उसको ओरोवस्ती भी कहते हैं, कार्डियक रीजन में उड़द दाल के माध्यम से टैंक बनाते हैं और उसमें ऑयल या घृत डाल करके हृदयवस्ती का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक कार्य करने के पश्चात रोगी को कंफर्टेबली लिटा दें प्रोन पोजीशन में और उड़द दाल के पेस्ट के माध्यम से कार्डियक रीजन में गोलाकार या चतुर्भुजकार एक टैंक बनाएं 2 अंगुल ऊंचा और उसमें मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घृत उसमें धीरे धीरे डालें और थोड़ा थोड़ा निकाल करके टेम्परेचर मेंटेन रखें। 45 मिनट तक सुरवस्ती करना चाहिए। यह भी 7 से 21 दिन तक आप कर सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ऑयल को सीधा न डालें, अपने हाथ के माध्यम से हाथ को स्पर्श करते हुए ऑयल को डालें। ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है, इसको भी आपको करना चाहिए। यह एंजाइना पेक्टोरस में, चेस्ट पेन में, इस्कीमिक हार्ट डिसीज में बहुत उपयोगी है। मस्कुलर पेन ऑन द चेस्ट, इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द हार्ट एंड लंग्स आल्सो। पाल्पिटेशन, जब धड़कन बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ऐसी अवस्था में भी हृदयवस्ती करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ऑयल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंदन बलाक्षारी तैल का प्रयोग जहां पाल्पिटेशन बढ़ा हो, हाइपरटेंशन हो, ऐसी अवस्था में चंदन बलाक्षारी का प्रयोग करना चाहिए। और जहां एंजाइना पेक्टोरस हो, चेस्ट पेन हो, ऐसी अवस्था में महानारायण तेल, महामास तेल, नारायण तेल, दसमूलादि तेल का प्रयोग करना चाहिए। और हृदय का पोषण कराना हो तो हृदय औषधियों से सिद्ध करें तेल को और उससे आप हृदयवृद्धि कर सकते हैं। जैसे हरित की वसा रासना, पिपली नागरोध्वम, सटी पुष्कर मूलोत्तम, चूड़म हृदयोगनाशनम। और हृदय औषधियां उनके माध्यम से तेल को सिद्ध कर दीजिए और उसका हृदय को पोषण करने के लिए आगे कोई डिसीज ना हो, उसके लिए भी आप हृदयवृद्धि कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड पत्र हैं, जैसे एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र, अरुषा, अर्क पत्र। विभिन्न प्रकार के पत्रों को अच्छी तरह काट करके पकाया जाता है और उसके माध्यम से बोलस बनाते हैं और उसे सेक करते हैं, इसको बोलते हैं पत्र। सिलेक्टेड जो मेडिसिन है, सिलेक्टेड हर्बल लीव्स हम ले लेते हैं, उसको क्रश करके और अच्छी तरह पाक करते हैं। जैसे पालक बनाते हैं, मेथी बनाते हैं खाना खाने के लिए, वैसा जब उसमें पिष्ट पूरी तरह से वो पक जाए तब तक उसको पकाना चाहिए। और उसके पश्चात उसकी 2 पोटली बना लीजिए और अच्छी तरह मसाज करने के बाद वो पोटली को धीरे धीरे गर्म तेल में डुबो डुबो करके मालिश करना चाहिए। इसके लिए मोटा तवा हो तो अच्छा, उस तवे में तेल डाल दें और उस पोटली को उसमें डुबोए, हाथ में देखें कि कितना गर्म है और उसके बाद पूरे शरीर में उसको जहां जहां करना हो वहां पोटली करें। पोटली में आप यूं करें, पीछे हाथ लगाते जाए, मालिश करते जाए। ये ध्यान रखें कि सीधा आपने तेल में डुबाया और सीधा प्रयोग पेशेंट में नहीं करना। पहले आप हाथों में स्पर्श करके देख लें कि कितना गर्म है और ये विधिपूर्वक पेनिट्रेट करना चाहिए। जहां भी आप जानू बस्ती लगा रहे हैं, कटी बस्ती लगा रहे हैं, ग्रीवा बस्ती लगा रहे हैं, उसके पश्चात पत्र पेनिट्रेट करना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें, यह आपको ध्यान में रखना है और बड़े स्लोली मसाज करना चाहिए, लगभग 20 से 30 मिनट में। और ये भी 7 से 21 दिन तक आप पत्र पेनिट्रेट कर सकते हैं। खासतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, लिगामेंट सिंड्रोम, गाउट, इन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ लीव्स, मुख्य रूप से अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात है, तो उसमें एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर रिमेटॉइड है, आम बात जन है, उसमें अर्क पत्र जरूर मिलाना चाहिए। बाकी तो एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र दोनों मिला सकते हैं।
सिलेक्शन ऑफ ऑयल, जैसा मैंने पहले बताया, यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात जन्य रोग है, धन्वंतरी तैल, नारायण तैल, महामास तैल, प्राणी तैल का प्रयोग करें। अगर रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हम महाविषगर्भ तैल, संधवारी तैल और निर्गुंडी तैल का प्रयोग करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। जब आप पत्रपिंड स्वेद करते हैं तो पत्तों का चयन और तेल का चयन ये आपको करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। षष्ठिक शाली श्वेद, ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्वेद है। षष्ठिक का मतलब होता है 60 दिन में पैदा होने वाला शाली यानी चावल। बिना बोए जो चावल उत्पन्न होता है उसको शाली चावल कहा जाता है और ये रक्त वर्ण का होता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा षष्ठिक शाली श्वेद। ये महंगा भी होता है, कई बार बाजार में उपलब्ध नहीं होता। स्त्रियां उपवास में इसका सेवन करती हैं और इसके लिए बलामूल काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उल्लेखित है। लेकिन बाजार में जाएं तो बलामूल तो मिलती ही नहीं, बला पंचांग दे देते हैं, अमूल तो रहता ही नहीं। इसलिए इसकी जगह हम लोगों ने अश्वगंधा मूल और शतावरी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसका जो बनाने का तरीका है, बलामूल, अश्वगंधा, शतावरी तीनों मिल जाए तो अच्छा, 2 मिले तो अच्छा। तो यौ कट करके और इसमें 400 ml काढ़ा बना लीजिए और फिर 400 ml दूध मिला दीजिए, तो 800 ml हो गया। 100 ml शेष डाल लीजिए, 700 ml में जो चावल है उसको पका दीजिए, साली चावल है उसको पका दीजिए और फिर इसकी 4 पोटली बनाते हैं। रोगी को अच्छी तरह लिटा करके अच्छी तरह अभ्यंग कर दीजिए और फिर इस पोटली को 100 ml आपने बचा के रखा है उसको धीरे धीरे गर्म करिए, उसमें डुबो करके हाथ में टच करिए और फिर पूरे शरीर में इसका घर्षण करना है और तब तक करना है जब तक कि वो अन्न पूर्ण रूप से न निकल जाए। लगभग आधा घंटे तक तो ये अभ्यंग करना ही है। ठंडा हो जाए फिर डुबोइए और फिर अभ्यंग करिए। तो इस तरीके से लगभग 7 पोजीशन में षष्ठिक शाली श्वेद करना चाहिए तो लाभ होता है और प्रत्येक पोजीशन में 5-5 मिनट, लगभग 35 मिनट तक षष्ठिक शाली श्वेद करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, कम से कम 20 से 30 मिनट तक षष्ठिक शाली श्वेद आपको जरूर कराना है। लेकिन स्वेदन करने के पहले अभ्यंग करना बहुत आवश्यक है। अभ्यंग करने के पश्चात ही आप ये स्वेदन षष्ठिक शाली श्वेद करें। ये 7 से 21 दिन तक दे सकते हैं। रिक्वायर्ड ड्रग्स मैंने बताया आपको, अश्वगंधा, बलामूल, शतावरी मूल 50-50 ग्राम लेकर के काढ़ा बना ले और जितना काढ़ा है उतना दूध मिला दे। अब फिर राइस को जो पका करके पुट्टी श्वेत बना करके और पूरा उसको गर्म जो काढ़ा और दूध बचाया है आपने उसमें डुबो करके आपको मालिश करना है और बड़ी उपयोगी चिकित्सा है ये, इसको बोलते हैं षष्ठिक शाली श्वेद। ये जो है पोलियोमाइलाइटिस में, मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर लिगामेंट वीकनेस, पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिवाइटलेजिस पूरे शरीर में यदि आप कराते हैं, इससे शरीर में रासायनिक गुण भी प्राप्त होते हैं, लक्षण अच्छा पैदा होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एनर्जी मिलती है और शरीर में लचीलापन आता है और तमाम प्रकार के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो भी दूर होते हैं और इससे भूख भी अच्छी लगती है, स्लीप पैटर्न भी सुधरता है। तो आजकल 5 स्टार होटलों में शिरोधारा और षष्ठिक शाली श्वेद ये 2 तो 100% होते हैं और इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक टेबल की आपको आवश्यकता है, दुनिया भर के कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना कोई महंगी चीज है, आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। मसाज के लिए जो ऑयल लेते हैं, क्योंकि हर स्वेदन के पहले पहले मसाज किया जाता है, तो रूक्ष स्वेद के अलावा प्रत्येक स्वेद में पहले अभ्यंग करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा, जैसे पत्रपिंड भी करना है तो पहले अभ्यंग कर लीजिए फिर पत्रपिंड करिए। ऑयल फॉर मसाज, चंदन तैल, महामास तैल, प्राणी तैल, धन्वंतरी तैल, नारायण तैल और दशमूलादि तैल, इन तैलों का अभ्यंग करा करके उसके पश्चात षष्ठिक शाली श्वेद आपको कराना चाहिए और जितना धीरे धीरे कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर उसमें अन्न द्रव्य बच जाता है तो बाद में शरीर में लेप कर देना चाहिए, इसको अन्न लेप कहते हैं और इससे भी रोगी को बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसके पश्चात अच्छी तरह सफाई कर दें,
बाद में उसको गर्म पानी से स्नान कराएं तो पेशेंट को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने बाह्य पंचकर्म आपको बताए, जिनमें न पथ्य का सेवन करना है, न पथ्य का ध्यान रखना है, न संसर्जन क्रम का ध्यान रखना है, न पूर्व कर्म का ध्यान रखना है। अगर ये स्वतंत्र रूप से आप ये चिकित्सा करते हैं जो मैंने आज आपको बताई, हालांकि इसमें से जो आप चिकित्सक सुन रहे हैं 50% लोग तो कर ही रहे होंगे, उनके लिए ये एक प्रकार के फिर से ज्ञान प्राप्ति का साधन है। लेकिन जहां जहां गलती कर रहे हो तो इसके माध्यम से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो बाह्य पंचकर्म है वो आप कल से ही स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। नवीन जी। जी सर, कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उन प्रश्नों को शामिल कर लेता हूं। कुछ प्रश्न है यहाँ पे। अधिकांश लोगों ने आपको जन्मदिन की बधाई दी और नए साल की बधाई दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी के नाम लेकर के आपके कमेंट्स पढ़ देता हूँ यहाँ पे। अगर आशुतोष कुमार जी, सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, इलेक्ट्रिकल सिरोधारा मशीन और ऑटोमेटिक सिरोधारा मशीन का यूज करना क्या उचित है, पूछ रहे हैं। बिल्कुल करना उचित है, आप कर सकते हैं जी। तो बड़ौदा रेणु में राज। मिलती है मशीन बड़ौदा में मिलती है। बस इतना ध्यान देना है कि शिरोधारा करने के बाद उसकी साफ सफाई करके प्रॉपर तरीके से रखें, नहीं तो आप देखेंगे 15 दिन 1 महीने के बाद वो मशीन खराब हो जाती है। बाद में जो अपने हाथ के द्वारा करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। मैंने हर जगह देखा है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट खरीदे, लेकिन कुछ दिन बाद वो खराब हो गया, वो बन भी नहीं पाया, अब उसका प्रयोग करना बंद कर दिया। जी। रेणु राज जी, सर नमस्कार, विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी बर्थडे। जसपाल सिंह जी, प्रणाम। तो ज्यादातर लोगों ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आपके नाम भी यहाँ दिख रहे होंगे। जगपाल सिंह जी, वैद्य आरबी प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य आरबी प्रजापति जी, धन्यवाद। और ये निशा जोशी जी, ऑयल कौन सा लेना चाहिए, पूछ रही हैं। इन्होंने वो स्पष्ट नहीं किया, मुझे लगता है कि वो जब बताया हुआ है, जैसे पत्रपिंड श्वेत करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से संधिवात जन वो कुमड़ तेल का प्रयोग लेना है, जैसे नारायण तेल, महामास्टई, पिंड श्वेत इनका प्रयोग करना है। और यदि रुमेटॉइड हो तो उसमें आपको निर्गुंडी तेल, महाविष्गर तेल, संधिवात तेल का प्रयोग करना है। मैंने बताया है तेल कौन कौन से लेना चाहिए। लक्ष्मण राज पुरोहित जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। विवेक भारद्वाज जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अनुराग चौगुले जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। लक्ष्मण राज पुरोहित जी ने जो है पूछा है, सर क्या पंचेंद्रिय वर्धन तेल कर्ण पूरण में भी उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नाम ही उसका पंचेंद्रिय वर्धन, पांचों इंद्रिय के लिए उपयोगी हो उसको पंचेंद्रिय वर्धन को तेल बोलते हैं, इसलिए बिल्कुल कर सकते हैं। इंदिरा अग्रवाल जी हैं देहरादून से, वो हैप्पी बर्थडे कह रही हैं आपको। और लक्ष्मण राज पुरोहित जी पूछ रहे हैं कि पायरिया में कौन से तेल का कमल लेना चाहिए? जात्यादि तेल का। पहले आप पंचकोल काढ़े कर दीजिए, उसके बाद पंचवल्कल का गंडूस कराइए और उसके बाद जात्यादि तेल का प्रयोग करिए 7-7 दिन का। आप देखेंगे जो उसकी व्याधि है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी। और ये कुंवर गंगवार जी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और माधुरी यादव जी भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हैं। कृष्णा सागर जी नमस्कार बोल रही हैं। और मैं सभी कमेंट दिखा रहा हूँ आपको। रजनीश शर्मा जी का क्या सवाल है? रजनीश शर्मा, सर नेत्र तर्पण में हम ऑयल और घृत का ही उपयोग कर सकते हैं या किसी कषाय का भी उपयोग कर सकते हैं? कषाय का प्रयोग तो प्रैक्टिकली कभी कोई कराता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेत्र का मामला है। तेल और जो घृत है वो तर्पण करने में अच्छे होते हैं, इसलिए तेल और घृत का ही प्रयोग करना चाहिए, कषाय का नहीं। जी। शैलेंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर जो इक्विपमेंट कलेक्ट सेंटर कांटेक्ट का नंबर दे दीजिए जहां से इक्विपमेंट मिलता है। हाँ, मैं अगला जो लेक्चर लूंगा उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को देख करके फिर आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ऑर्डर मत दीजिए, आप एक बार वहां जाइए। त्रिचूर एक ऐसा एक स्थान है, डायरेक्ट सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? हाँ, सुन रहे हैं। त्रिचूर एक स्थान है साउथ इंडिया में, वहाँ सारे प्रकार के पंचकर्म इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। मेरे वहाँ एक दोस्त भी है, अगर आप
वो खरीदना चाहते हैं तो वहां जाके देख लें और अपनी उपयोगिता के अनुसार से चयन करके आप उनको ला सकते हैं। ऑर्डर देने में बड़ी दिक्कत होती है, उसका कुछ आ जाता है माल, तो इसलिए आपको स्वयं को जाना है। मैं किसी लेक्चर में पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। जी। इंदिरा अग्रवाल जी पूछ रही है मातृवस्ती, तो मुझे लगता है इंदिरा अग्रवाल जी मातृवस्ती पर अभी लेक्चर होना है, आप बने रहिए। अभी विरेचर और वस्ती पर आपको लेक्चर आएगा। गौरव जी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। प्रजक्ता पाटिल जी जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। सुनील भाटिया जी, सुकुमार जोशी जी, हेमलता जी, बिंदु गुप्ता जी, नीलम शुक्ला जी पूछ रही हैं सर लकड़ी की स्वेदन पोर्ट के अलावा कोई पोर्टेबल स्वेदन पोर्ट मार्केट में उपलब्ध है क्या? है, बिल्कुल उपलब्ध है। एक जो फाइबर का आजकल आने लगा है और फाइबर का बड़ा सस्ता होता है, पोर्टेबल बहुत है, कहीं भी उसको रख लीजिए मेज के ऊपर और उसमें आप शिरोधारा से लगा करके पत्रपिंड श्वेत, सष्टिकशाली श्वेत, सर्वांग धारा सब कर सकते हैं। तो वो आज से मैंने साल पहले मैंने देखा था तो 5,000 का आता था, अब मुश्किल से 10,000 का होगा और बहुत हल्का है, तुरंत उसको साफ कर सकते हैं, लीक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन लकड़ी का यदि लेते हैं उसमें हमेशा कभी ना कभी लीकेज होता ही होता है क्योंकि वो मेंटेन हो नहीं पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइबर के ये जो शिरोधारा टेबल है वो फाइबर की लीजिए। जी। बिंदु गुप्ता जी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय दुबे जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं इसमें। मैं विषय से संबंधित सर दिल्ली में भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसे चाहिए वो संपर्क करें। इंस्ट्रूमेंट्स तो उपलब्ध हैं। विंतेश्वरी श्रीवास्तव जी, अक्षी तर्पण और कर्णपूरण में तेल को बैक्टीरिया फ्री कैसे बनाया जाए? वो तो ऐसा है, आप पाक करते हैं, पाक जब तेल का या घृत का पाक करते हैं उसमें सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, अलग से कोई स्टरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसमें आप भरते हैं जैसे सीसी है कोई ऑयल जिसमें आप करेक्ट कंटेन करते हैं उसको जरूर स्टरलाइज करना चाहिए। गर्म पानी से अच्छी तरह उसको बॉइल कर लीजिए और फिर उसके बाद ऑयल डालिए, वो अच्छा रहेगा। तेल को स्टरलाइज नहीं करना है, तेल को पाक करने के बाद तैयार होता है और अगर आपने उसका संग्रह अच्छा रखा है तो इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। और एक बार में अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि प्रतिदिन घृत को बदलें। आप बदल के करेंगे तो इसके इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। जी। तो ये हेमलता जी पूछ रहे हैं कि इंडिकेशन ऑफ ग्रीवावस्थी कटिवस्थी रिलेटेड टू एमआरआई एंड सीटी स्कैन रिपोर्ट्स बिकॉज पेशेंट्स कम विद द रिपोर्ट्स। थैंक यू सर। मैंने कल ही कहा था कि पेशेंट डायग्नोज करके आता है, आपको बताएगा साहब ये देखिए एमआरआई में ये है या संधिवात में तो ये एक्सरे है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि ये ऑस्ट्रियोजन्य है कि आम वातजन्य है, रूमेटॉइड जन्य है। इसको अंतर आप स्पष्ट कर लीजिए, उसके आधार पर आप तैलों का चयन करें, उसके आधार पर पत्रों का चयन करें और फिर आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें लाभ आप प्राप्त कर। मनदीप शुक्ला जी का सवाल है अर्दित रोग में नस्य के अलावा और पंचकर्म में क्या कर सकते हैं? अर्दित बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अच्छे पूछना चाहिए। तो अर्दित में नामन नस्य तो करना ही चाहिए, लेकिन नामन नस्य बताया है और नामन नस्य भी 2 प्रकार का होता है। तो स्नेहनम शोधनम चैव द्वितम नामनम श्रुतम, यानी स्नेह नामन शोधन नामन। लेकिन तैल के माध्यम से ही नस्य किया जाता है नामन नस्य में। एक में शोधन से जो सिद्ध करते हैं तैल को, जैसे षडबिंदु तैल और विरंग तैल, ये सब जो है आप शोधन नामन है। और अणु तैल, महामास तैल, नारायण तैल, ये सब जो है स्नेह नामन है। तो स्नेह नामन 2 दिन और तीसरे दिन आपको जो रुक्ष नामन है उसको मैंने बताया आपको, षडबिंदु तैल है, विरंग तैल है, इनका प्रयोग करना चाहिए। तो अर्धते नामनम मूढ़म तैलम तर्पणम में होता तर्पण, उसमें इन चारों प्रकार की चीजें आ सकती हैं। अभ्यंग से पिछवा वस्त्र से नस्य के साथ नस्य जब 7 दिन तर्पण कराए, तरह तर्पण कराए, इस तरीके से पंचकर्म में ये उपयोगी है। इसके अलावा इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अर्धते नामनम मूढ़म तैलम तर्पणम में होता अनाह नाड़ी शोधो पुनः से अप्यानुपिष्टा नारी श्वेत पुनः, ये भी पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं
और कोई वातव व्याधि में मृदु शोधन कराना चाहिए, यानी मृदु विरेचन कराना चाहिए, वमन नहीं कराना चाहिए। पंचकर्म के अंतर्गत नामरण्य है, नाड़ी श्वेत है, उपनाह श्वेत है और साथ साथ मृदु शोधन भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हमने सभी कमेंट्स लिए। कल हम फिर विरेचन कर्म की सर के वैज्ञानिक विधियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप लोग जुड़े रहिए। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी प्रकार आयुष दर्पण को देखते रहिए। और जैसा कि वंदना पाठक जी ने कहा कि इस लेक्चर को मैक्सिमम अपने फेसबुक वॉल पेज पर शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए